नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 22 मार्च 2025 का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लगभग पिछले 6 महीने से आपको रेगुलर मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास मिल रही होगी, जिसमें अपन डे बाय डे प्रतिदिन करंट अफेयर को कवर करते हैं। मैं आपको प्रतिदिन एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बैंक रेलवे या अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्लास की पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ में प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो उस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस है वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत मदद करेगा। इसीलिए आपको डेली की डेली करंट अफेयर की क्लास देखनी है और इस क्लास की पीडीएफ को लेना है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ का आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, जिसमें आपको डेली पीडीएफ मिलेगी, मंथली पीडीएफ भी मिलेगी। बस आपको उसको लेने का तरीका आना चाहिए। क्या तरीका है वो इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। तो डेली की डेली जुड़ जाया करो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है अपनी। एक राजस्थान करंट अफेयर की क्लास होती है, एक इंडिया करंट अफेयर की क्लास होती है। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माता राम सुतार को कौन सा राज्य पुरस्कार दिया जाएगा। सबसे पहले तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से अपन जानते हैं। और आपको पता होना चाहिए इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 182 मीटर ऊंची मूर्ति है ये। इसके निर्माता थे राम सुतार, उनको भी एक राज्य के अंदर पुरस्कार मिला है, वो मिला है महाराष्ट्र भूषण। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। आपसे सीधा सीधा इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र भूषण रत्न पुरस्कार है वो किसको दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है राम सुतार को। राम सुतार कौन है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माता है, आर्किटेक्चर है। ध्यान रखना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माता और दिग्गज मूर्तिकार राम सुतार को जो महाराष्ट्र राज्य है उसका जो सर्वोच्च पुरस्कार है महाराष्ट्र भूषण, उससे सम्मानित किया गया है। इससे पहले ये जो राम सुतार है इनको एक बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्म भूषण इनको मिल चुका है। कौन सा, पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिल चुका है। और इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है उसकी डिजाइन को तैयार किया था। 182 मीटर ऊंची मूर्ति है। और आपसे अगर ये पूछ ले क्वेश्चन में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी यही है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये जो पुरस्कार दिया जाता है महाराष्ट्र भूषण, उसके अंदर मैं आपको एक एडिशनल जानकारी बता दूं, इसमें इनको 25 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। पैसे ही पैसे हैं भाई, क्या दिया जाएगा, 25 लाख रुपए नगद इनको दिया जाएगा और एक स्मृति चिन्ह इसमें दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो जो फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर लिखाए हैं, प्रत्येक फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कोई फैक्ट करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कोई फैक्ट है वो स्टैटिक्स जीके की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों को एक ही सेकंड में वापस रिवाइज कर लो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, उसके निर्माता है राम सुतार, उनको भी महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है, जो कि महाराष्ट्र का सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार माना जाता है। इसके अंदर 25 लाख रुपए नकद दिया जाएगा। और जो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके मूर्तिकार थे राम सुतार, और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर है। इसमें से कोई सा भी फैक्ट एग्जाम में पूछे तो आप कर पाने की स्थिति में होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जास्कर शीतकालीन खेल और पर्यटन महोत्सव 2024-25 किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया। वैसे जास्कर जो है ना, ये गांव का नाम है भाई, जास्कर या एक जगह का नाम है ऐसा बोलूं। और ये जगह पड़ती है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पड़ती है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन है, लद्दाख में जास्कर जगह पड़ती है। लद्दाख में जास्कर के अटिंग गांव में, जास्कर के अंदर भी एक छोटा सा गांव और अटिंग गांव, ये ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट। कभी कभार एग्जैक्ट पूछ लेना तो भी बता देना, अटिंग गांव यानी लद्दाख के अंदर जास्कर है, जास्कर में एक अटिंग गांव है, वहां पर जास्कर शीतकालीन खेल और पर्यटन महोत्सव 2025 का 2024-25 का भी सफलतापूर्वक आयोजन हुआ था, जिसके अंदर स्थानीय जो लोग थे वहां के, उन्होंने पर्यटकों और खेल प्रेमियों को वहां पर उत्साहपूर्वक उन्होंने भागीदारी ली थी और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के खेल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के
जो युवा सेवा और खेल विभाग है उसके द्वारा इस महोत्सव का आयोजन करवाया जाता है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के शीतकालीन खेल आयोजित हुए थे और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन हुआ था। अब आपको चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, जास्कर शीतकालीन खेल और पर्यटन महोत्सव कहाँ पर, लद्दाख के अंदर जास्कर है, जास्कर के अंदर भी अटिंग गांव है जहाँ पर इसका आयोजन हुआ था 2024-25 में। यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन किसने करवाया था, युवा सेवा और खेल विभाग के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था और ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंदर आयोजित हुआ था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है भाई, कौन सा दिवस, विश्व वानिकी दिवस। आज क्या है, 22 मार्च है। क्या आज 22 मार्च है। कल मनाया गया था 21 मार्च को अपन ने कौन सा दिवस मनाया था, विश्व वानिकी दिवस मनाया था। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। 21 मार्च को अपन विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इस दिवस की घोषणा की थी। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बताया था कि 21 मार्च को अपन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस IDF मनाएंगे। ये दिवस सभी प्रकार के वनों के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई वनों का क्या महत्व है, उसको प्रदर्शित करने के लिए अपन ये दिवस मनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने एक चीज़ बोली, एक तो कौन सा दिवस कब मनाया जाता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 2025 में जब उसको मनाया गया तो उसकी थीम क्या रखी गई थी, उसकी विषय वस्तु क्या रखी गई थी, फॉरेस्ट एंड फूड। क्या रखी गई थी, फॉरेस्ट एंड फूड 2025 की थीम थी, जो कि आपको याद रखनी है। इसके रिलेटेड मैंने जितनी चीज़ें बताई आपको सारी चीज़ें एक एक याद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में घोषित किया था। यह दिवस सभी प्रकार के वनों के महत्व को उजागर करने के लिए अपन मनाते हैं। इसके अलावा 2025 के अंदर इसकी थीम क्या रखी गई थी, फॉरेस्ट एंड फूड क्या रखी गई थी, विश्व वानिकी दिवस 2025 की थीम थी भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह भी स्पोर्ट के अंदर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको विशेष पढ़ना है। इंडियन ओपन थ्रोज कंपटीशन में महिला डिस्क थ्रो का स्वर्ण पदक किसने जीता है, वो जीता भाई सीमा ने। ऑप्शन नंबर 1, सीमा इधर नहीं, वो पाकिस्तान से लफूसा सचिन है उसके आए थे ना, वो नहीं, ये सीमा दूसरी है भाई, खिलाड़ी की बात की जा रही है। इंडियन ओपन थ्रोज कंपटीशन के अंदर महिला डिस्क थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता है सीमा ने, ठीक है। भारतीय ओपन थ्रो प्रतियोगिता हुई थी 2025 की, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसके अंदर नवी मुंबई के अंदर ये हुई थी। प्रतियोगिता का आयोजन नवी मुंबई के अंदर हुआ था, भारतीय ओपन थ्रो प्रतियोगिता 2025। इसके अंदर सीमा ने महिला डिस्क थ्रो स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता था और इसने इस थ्रो को कितना दूर फेंका था, 56.39 मीटर फेंका था। सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जिन खिलाड़ियों को हराया ना वो बहुत बड़े खिलाड़ी थे। राष्ट्रीय खेलों की चैंपियन रह चुकी थी, कौन रही थी डिस्क के अंदर, नीतिका वर्मा, नीतिका वर्मा था ना, हाँ निकिता नहीं, नीतिका वर्मा 50.23 मीटर का थ्रो इनके सामने फेंक पाई थी, उनको हराया था और कांस्य पदक जीता था। विजय कांस्य जो पदक था, इसी प्रतियोगिता की बात कर रहा हूँ, इंडियन ओपन थ्रोज के अंदर जिस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल सीमा ने जीता है, उसी प्रतियोगिता के अंदर कांस्य पदक जीता था प्रिया ने, 48.88 मीटर का थ्रो फेंका था और उसके अंदर रजत पदक किसने जीता था, नीतिका वर्मा ने। नीतिका वर्मा के बारे में मैंने आपको एक चीज़ और बताई है, ये राष्ट्रीय खेलों के अंदर चैंपियंस रह चुकी है, गोल्ड मेडल ला चुकी है नीतिका वर्मा, उनको हराया है सीमा ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 56.39 मीटर नवी मुंबई के अंदर भारतीय ओपन थ्रो प्रतियोगिता के अंदर डिस्क थ्रो फेंका था और गोल्ड मेडल जीता था, किसने जीता था, सीमा ने जीता था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट दिवस है भाई, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। मौखिक स्वास्थ्य दिवस का मतलब है मुख की सफाई के बारे में। मुख में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं मुंह के अंदर, मसूड़ों में। आज के लेट देखते हो ना आप, क्या आपके भी दांतों में आपके भी मसूड़ों में रक्त आ रहा है, क्या आपके पेस्ट में नमक है, तो जो मुख की सफाई है उसको लेकर एक विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है, ठीक है। हर साल 20 मार्च को मनाते हैं। मौखिक स्वास्थ्य और जो समग्र स्वास्थ्य है उसकी तंदुरुस्ती के लिए, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, जो प्रमुख चीजें होती हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए अपन 20 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व मौखिक दिवस मनाते हैं। अब मैंने आपको एक चीज मैं आपको हर बार बोलता हूँ, प्रत्येक दिवस मनाते हैं उसकी थीम इंपॉर्टेंट होती है भाई, उसकी थीम याद कर लिया करो। क्या कर लिया करो, थीम याद कर लिया करो। तो अपन ने अभी विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया, तो उसकी थीम क्या रखी गई,
ए हैप्पी माउथ इज ए हैप्पी माइंड। क्या? ए हैप्पी माउथ इज ए हैप्पी माइंड, आपको ध्यान रखना है। यानी अगर आपका हैप्पी माउथ का मतलब क्या हुआ? अगर आपकी साफ सफाई के साथ अगर आप मुंह की साफ सफाई रखते हो तो आपका दिमाग है वो तंदुरुस्त रहेगा, इसका मतलब ये है। लेकिन मैं तो आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ए हैप्पी माउथ इज ए हैप्पी माइंड। क्या? ए हैप्पी माउथ इज ए हैप्पी माइंड क्या रखी गई है? थीम रखी गई है 2025 के अंदर 20 मार्च को जो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था उसकी। पहली विश्व मौखिक स्वास्थ्य बैठक कब हुई आपसे अगर ऐसा पूछ ले तो पिछली साल हुई थी नवंबर 2024 के अंदर। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। पहली मौखिक विश्व स्वास्थ्य बैठक कब हुई थी? नवंबर 2024 के अंदर हुई थी। अगर आपसे जगह पूछे तो थाईलैंड की जगह है बैंकॉक। बैंकॉक आप जानते होंगे, बैंकॉक काफी खबरों में रहता है। बैंकॉक के अंदर हुई थी। ये मैं क्या बता रहा हूं, नवंबर 2024 के अंदर पहली विश्व मौखिक स्वास्थ्य बैठक कब हुई थी? नवंबर 2024 बैंकॉक के अंदर हुई थी। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? मुंह की साफ सफाई को लेकर लोगों को अवेयर करने के लिए दिवस अपन मनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार की विषय वस्तु या थीम क्या रखी गई है? तो ए हैप्पी माउथ इज ए हैप्पी माइंड। क्या? ए हैप्पी माउथ इज ए हैप्पी माइंड इस बार की थीम रखी गई है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये दिवस इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाना चाहिए लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? पटेव सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये जब आपने जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ा होगा किसी भी क्लास के अंदर या कहीं कहीं पर भी आपने आनुवांशिकता का जो चैप्टर पढ़ा होगा ना, जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं, जिसमें सर जेन ग्रेगर मेंडल के आपने नियम पढ़े होंगे, मटर पे उन्होंने क्या क्या परीक्षण किए थे वो पढ़े होंगे। मैंने तो अच्छे से पढ़े, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने एमएससी कर रखी है बोटनी से मैंने एमएससी कर रखा है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो ये मुझे बताओ विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस है वो कब मनाया जाता है? मैं बोलूं कि ये 21 मार्च को मनाया जाता है। अब आपका सवाल ये आएगा सर 21 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? ये जो डाउन सिंड्रोम है ना, इससे 21 से जुड़ी कोई चीज होगी इसीलिए 21 मार्च को मनाते हैं। तीसरे महीने में क्यों मनाते हैं? इसका मतलब भी कुछ होगा। बिल्कुल, मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीजें रिसर्च की और बहुत सारी चीजें इसमें सामने आई थी। ठीक है, ये एक वैश्विक जागरूकता दिवस के रूप में भी इसको माना जाता है और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस अपन मनाते हैं। 2012 के अंदर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर यह बताया गया था कि 21 मार्च को अपन क्या बनाएंगे? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। कब? यूएनओ ने इसको 2012 के अंदर इसको घोषित कर दिया था कि इसको अपन क्या मनाएंगे? 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाएंगे। ठीक है, तीसरे महीने के 21वें दिन क्यों मनाया जाता है? जो डाउन सिंड्रोम होता है उसके अंदर होता क्या है? 21वें गुणसूत्र के त्रिगुणन के कारण डाउन सिंड्रोम होता है, यानी ट्राइसोमी होती है इसके अंदर। क्या होती है? ट्राइसोमी। ये आपने पढ़ा होगा ना भाई, जो 21वां गुणसूत्र होता है ना, ये 21वें गुणसूत्र का दोष है सबसे पहले तो। अब 21वें गुणसूत्र के अंदर होता क्या है? इसमें ट्राइसोमी हो जाता है, त्रिगुणन जिसको हिंदी में बोलते हैं। इक्कीसवें गुणसूत्र में ट्राइसोमी होने से कौन सा रोग होता है? डाउन सिंड्रोम रोग होता है। ये आपको चीज है, ये आपने पढ़ी होगी, अच्छे से पढ़ी होगी ये आपने। अगर आप थोड़े बहुत भी सीरियस स्टूडेंट हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, पटेव सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारी चीजें आपने देखी ना। तो ये जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है? जो 21वां गुणसूत्र होता है ना, उसमें ट्राइसोमी या त्रिगुणन होता है। क्या होती है? ट्राइसोमी या त्रिगुणन होता है। तो कौन से गुणसूत्र पर? 21वें गुणसूत्र पर। क्या होती है? ट्राइसोमी होता है, त्रिगुणन होता है। तो 21/3 यानी 21 मार्च को अपन क्या मनाते हैं? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाते हैं। तो इस दिवस को मनाए जाने यही डेट एग्जैक्ट चुनने के पीछे रीजन ये रहा था। ठीक है, 21 तारीख तीसरा महीना, मार्च तीसरा महीना होता है, 21/3 को अपन मनाते हैं, 21 मार्च को मनाते हैं। तो इसके अंदर याद रखने का तरीका भी यही है, जो 21वां गुणसूत्र है ना, उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, त्रिगुणन हो जाता है। अब आपको मुझे लग रहा है चीजें याद होने में बहुत आसानी होगी। अब आप याद कर पा रहे होंगे, अब चीजों को कोरिलेट कर पा रहे होंगे। अब अगर अब भी याद नहीं होता तो इससे अच्छा कोई समझा नहीं सकता। मैंने आपको बता दिया भाई, 21वें गुणसूत्र में त्रिगुणन या ट्राइसोमी होने से क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। और 21/3 को अपन क्या मनाते हैं? डाउन सिंड्रोम, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाते हैं। तो अब आप इस तरीके से या तो डाउन सिंड्रोम को याद रख लो या इस डेट को याद रख लो, दोनों आपका चॉइस रहेगा।
मैंने बोला कोई सा भी दिवस मनाते हैं उसकी थीम इंपॉर्टेंट होती है। तो जो इस बार विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2025 मनाया गया, इसकी थीम क्या रखी गई? इंप्रूव ओवर सपोर्ट सिस्टम। क्या रखी गई? इंप्रूव ओवर सपोर्ट सिस्टम। क्या रखी गई? इंप्रूव ओवर सपोर्ट सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है, जो अपना सपोर्ट सिस्टम है उनको इंप्रूव करना है, उसको अच्छा करना है। तो इंप्रूव ओवर सपोर्ट सिस्टम क्या रखी गई थी? विषय वस्तु या थीम रखी गई थी। किसकी रखी गई थी? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की रखी गई थी। वो कब मनाया जाता है? 21/3 को मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। 21/3 को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि डाउन सिंड्रोम के अंदर 21वें गुणसूत्र के अंदर ट्राइसोमिया त्रिगुणन की वजह से ये रोग उत्पन्न होता है, इसलिए अपन क्या बनाते हैं? 21/3 को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाते हैं। इंप्रूव ओवर सपोर्ट क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई है। तो इसका मैंने रिवीजन भी आपको करवा दिया है, तो भाई याद कर लेना, ठीक है। सेबी, सेबी क्या होती है? कल ही मैंने आपको सेबी के बारे में बताया, अब इसकी बार बार फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा मैं आपको। भारतीय विनियामक प्रतिभूति बाजार, मैंने आपको बताया था ना सेबी का कल फुल फॉर्म, लेकिन आपको याद नहीं। सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएसई, एक तो ये एसएसई शब्द है, इसको पकड़ लेना, इस क्वेश्चन को समझना है तो, के लिए न्यूनतम निवेश सीमा को घटाकर कितना कर दिया है? एक आपको जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल ZCZP, इन दो शब्दों के आसपास इस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस है वो घूमेगा, ठीक है। एक एनपीओ, गैर लाभकारी संगठन जो होते हैं, एनपीओ, एनपीओ ने नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, एनपीओ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएससी के लिए न्यूनतम निवेश सीमा को घटाकर कितना कर दिया? 1000 रुपये। पहले ये न्यूनतम सीमा 10,000 रुपये हुआ करती थी, लेकिन अब इसको घटाकर कितना कर दिया है? 1000 रुपये कर दिया। ये चीज आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट अपडेट है। सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट में एसएसई बोला जाता है, उस पर जो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल लगता था, जिसको शॉर्ट में JCJP बोलते थे, ये मैंने ZCZP जो मैंने लिखा है, ZCZP का मतलब क्या हुआ? जेड का मतलब जीरो, सी का मतलब कूपन, जेड का मतलब फिर जीरो, पी का मतलब फिर प्रिंसिपल। तो जो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर जो न्यूनतम निवेश राशि थी वो पहले 10,000 रुपए थी, उसको घटाकर अब कितना कर दिया? 1000 रुपये कर दिया। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ZCZP यानी जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, SSE यानी जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, उस पर एक सूचीबद्ध गैर लाभकारी संगठनों की दान अनुमति देते हैं, जिससे कि सामाजिक प्रभाव जो निवेश है उसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। जो मैंने बोला ना गैर लाभकारी संगठन, इसका मतलब हुआ नॉन जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए मैंने एनपीओ शब्द को फुल फॉर्म बताया। इस कदम का उद्देश्य भी यही है कि जो सामाजिक पहले हैं उनके वित्त पोषण में पहुंच को बढ़ाना और व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। उसमें राशि 10,000 से घटाकर 1000 रुपये कर दिए। अब आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है इस क्वेश्चन में, हाँ मुझे पता आप नहीं समझ पाए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये चीजें ऐसी है जिसको आप, मैंने जो बोला उसको अगर आपको समझना है तो इस क्लास के जो पीडीएफ के अंदर जो डिटेल एनालिसिस लिखा है, पहले उसको आप पढ़ने की कोशिश करना। जब एक दो बार उसको पढ़ लोगे ना तो आपको मोटा मोटी चीजें समझ में आएगी, फिर इस वीडियो को देखना, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। कुछ क्वेश्चन एक्चुअल के अंदर भी थोड़े टफ साइड होते हैं करंट अफेयर में, तो उनको इतना टेंशन मत लिया करो। एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप उसको मैनेज कर लिया करो, याद कर लिया करो। मैंने बाकी मेरी ओर से जो, अब मैं भी यार शेयर मार्केट के अंदर ऐसा तो है नहीं पूरे दिन ट्रेडिंग करता रहता हूँ, आपको पूरा बताऊंगा। और अपन को ना कोई ट्रेडिंग करनी, क्वेश्चन आ जाए तो याद कर लेना 10,000 से 1000 हो गया है। आयुष मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? तो कर्मयोगी जन सेवा पहल शुरू कर दी है भाई आयुष मंत्रालय ने। ये किस लिए? आजकल क्या है कि जो सरकारी नौकर होते हैं ना, सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, जो सरकारी टीचर हो गए, सरकारी डॉक्टर हो गए, उनके अंदर सेवा भावना जो है ना वो खत्म होती जा रही है। खत्म होती नहीं जा रही है, खत्म हो चुकी है। शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहता, सरकारी डॉक्टर है वो सर्विस देना नहीं चाहता, उसको अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ जीनी है और महीने के महीने सरकार से सैलरी उठानी है। ये सब चीजें देखते हुए आयुष मंत्रालय ने कर्मयोगी जन सेवा पहल शुरू की है। आयुष मंत्रालय ने नागरिक केंद्रित, जवाबदेहिता और दयालु कार्यबल बनाने के लिए राष्ट्रयोगी कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम को शुरू किया है। वेद है वर्तमान में राजेश कोटेचा, उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? राजेश कोटेचा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इस पहल के अंदर सार्वजनिक सेवा मानसिकता को बढ़ाने के लिए समता निर्माण करना है और ये सेवा भाव को बढ़ावा देता है। कर्मचारियों को बेहतर कौशल प्रदान करना, इसके अंदर यानी अच्छी ट्रेनिंग कर्मचारियों को देना। इसके अलावा सार्वजनिक सेवा जिम्मेदारियों के बारे में उनको समझाना, उसका जो दृष्टिकोण है उसको व्यापक बनाना। इन सब के लिए कौन सी पहल? कर्मयोगी जन सेवा पहल है, आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। राजेश कोटेचा ने इसको उद्घाटित किया है, ये इसका उद्घाटन किया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारतीय रेलवे ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं
विकास के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो क्या भाई, आईआईटी मद्रास के साथ। आईआईटी मद्रास और भारतीय रेलवे ने एक समझौता किया है जिससे कि हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए दोनों काम करेगी। हाइपरलूप एक ट्रेन के चलने का मॉडल होता है जिस पर तेज गति से कम ऊर्जा के साथ टिकाऊ परिवहन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए ये समझौता हुआ है। 20.89 करोड़ रुपए का ये समझौता है जिसके अंदर हाइपरलूप की जो व्यवहारता है, कितनी व्यवहारिक है हाइपरलूप, उसको प्रमाणित करना है। इसके अलावा एक सब स्केल मॉडल पर एक टेस्ट ट्रैक बनाना है, एक वैक्यूम ट्यूब बनानी है, ये सभी काम करेंगे दोनों मिलकर। आईआईटी मद्रास ने समझौता कर लिया है भारतीय रेलवे के साथ। 20.89 करोड़ रुपए का समझौता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? दिल्ली पुलिस ने एक नया अभियान शुरू किया है, वो भी महिला सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया है और उसका नाम रखा है शिष्टाचार। क्या रखा है? शिष्टाचार। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक जो स्थल है वहां पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न को रोकने के लिए हॉटस्पॉट पर गश्त करने वाली 30 टीमों के साथ शिष्टाचार दस्ते को शुरू किया है। यानी जो दिल्ली पुलिस है, ऐसे सार्वजनिक स्थल जहां पर लुच्चे लफंगे, सामाजिक जो समाज के मतलब वो बोलते हैं ना सामाजिक ये तत्व, क्या बोलते हैं उसको, असामाजिक तत्व है, हाँ भूल जाता हूँ मैं, जो असामाजिक तत्व होते हैं ना, जो बहनों को लड़कियों को छेड़ते हैं, छेड़छाड़ करते हैं या उनको उनके साथ उत्पीड़न जैसी घटनाओं को, वैसे ये चीज़ें बोलने पर लड़के बोलेंगे सर हमारे साथ भी तो होता है। बिल्कुल होता है भाई। अभी आपने एक मेरठ का मामला सुना, अपने मर्चेंट नेवी में काम करने वाले पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक पूरे ड्रम में पैक करके सीमेंट के घोल से उसको भर दिया जाता है। समझ रहे हो अपना समाज किस साइड जा रहा है, समाज क्या चाहता है? पिछले 2 साल में ऐसी ऐसी समाज में घटनाएं हुई है जिसके बारे में अपन सोच नहीं सकते। उससे पहले अतुल सुभाष को आप जस्टिस दिलवा रहे थे, मिला उसको जस्टिस? नहीं मिला। अब इसको जस्टिस दिलवाना है, कभी नहीं मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लड़कियां लड़कियां गलत होती हैं। सरदा का केस, वहाँ सरदा का क्या, एक दिल्ली का केस सुना होगा मेहरौली का, 2 साल पुराना, आफ्ताब, उसका नाम भी सही सरदा ही था। वो अपनी जो मतलब गर्लफ्रेंड बोले या जो प्रेमिका बोले, उसको काट के फ्रीज में पैक कर दिया था। समझ रहे हो आप किस किस प्रकार की समाज में घटनाएं हो रही है। इन सभी घटनाओं के लिए दिल्ली जैसे हाईटेक में पुलिस अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है। अब मुझे एक बात बताओ, बोलते पुलिस क्या करे इसमें? एक हस्बैंड वाइफ जिनकी एक बच्ची भी है, शादी हो रखी है। अब किसी भाई कोई कपल है, उसके अगर शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो इसका मतलब अब पति क्या अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं करे, ये शक करे कि मुझे मार देगी। और अगर हर पति ऐसा करने लग गया तो कोई रिश्ता नहीं चलेगा। हर पत्नी भी ऐसी नहीं होती है। वो आता है, अब पुलिस उसमें क्या करे? आपके बेडरूम में पुलिस थोड़ी बैठ सकती है। उसको मार दिया जाता है। मारने के बाद कितनी हैवानियत दिखाई जाती है कि उसके सर पैर हाथ को काट दिया जाता है। उसके बाद में एक सीमेंट के घोल के ड्रम में उसको पैक कर दिया जाता है। वो हैवानियत होती है। उसके बाद में फ्री टेंशन होके कहीं घूम के आना, होली बनाना। समझते हो आप समाज किस दिशा में जा रहा है? विश्वास किसी पे भी नहीं करना है और बिना विश्वास जिंदगी भी तो नहीं चलनी ना, करना होता है। हर कोई ऐसा नहीं होता है, नेगेटिव नहीं लेना है इन चीज़ों को। अपनी ज़िंदगी यार, अगर मान लो कि कोई 2 व्यक्ति हैं, उनके बीच में अगर संबंध अच्छे नहीं है तो उसका एक तरीका है ना, आप अलग हो सकते हो, पर किसी की ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद कर देना कतई सही नहीं है। और ये जो शिष्टाचार पहल है वो दिल्ली पुलिस ने शुरू की है। सार्वजनिक स्थानों पर जो ऐसे असामाजिक जो तत्व हैं, जो छेड़छाड़ करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, उनको रोकने के लिए हॉटस्पॉट जो ऐसी जगह है वहाँ पर गश्त करने के लिए 30 टीमों के साथ में एक शिष्टाचार दस्ते की शुरुआत की है, जिसके अंदर पुरुष और महिला अधिकारी दोनों इस दस्ते के अंदर शामिल किए गए हैं, जो सांस्कृतिक नैतिकता को लागू करने के लिए, कानून को लागू करने के लिए, पीड़ितों की सुरक्षा के लिए और जन जागरूकता के लिए काम करेंगे। इस पहल के अंदर राजधानी भर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब किया गया। ये सब बोल वचन की बातें हैं, जो हो जाए वही अच्छा है। आपको क्वेश्चन में याद रखना है शिष्टाचार शब्द को आप पकड़ लेना, और दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई को शुरू किया है। ये था भाई अपना 22 मार्च 2025 का इंडिया का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाया।
अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे अच्छा लगता है, दिल एकदम खुश हो जाता है। ठीक है, पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है, सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आपको कोई चार्ज नहीं देना, डेली की डेली मिलती रहेगी। ठीक है, ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाती है वेबसाइट, जहां पर आपको बहुत ही शानदार नोट्स मिलेंगे। आप इसकी सैंपल पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और आप इनको यहाँ से मंगवा भी सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन रहेगा। ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है infusion/notes के नाम से, तो इसको भी आप जरूर फॉलो कर लेना। यहाँ पर आपको जो करंट अफेयर है उसकी समरी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी जिसको आपको याद रखना है। अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। कल तो अपना छुट्टी है, लेकिन मंडे को अपन फिर नए सेशन के साथ मिलते हैं।